Hello students, welcome to Global Science Academy. I am your physics teacher Lokesh Shetty and today we'll talk about electrostatics. We have already covered few topics, that is Coulomb's law, conservation of charge, then electric field, properties of electric field. Electric field is nothing but line of forces, right? Split eyes. Now we'll try to understand what is we'll try to understand what is electric dipole moment, and by using electric dipole moment how can we calculate electric field. अच्छा क्या बोला मैंने, फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुनो। आज हम लोग को स्टडी करना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की हेल्प से हम लोग टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क कैलकुलेट करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेंगे, ठीक है। फिर ये चैप्टर हमारा हो जाएगा कंप्लीट। इसमें क्लास टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो हम लोग एकदम लास्ट में देखेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज फार एज 11th स्टैंडर्ड इज कंसर्न, पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एकदम लास्ट में, तो उसको इतना कवर करने की जरूरत नहीं। जो आपके एग्जाम में आएगा वो कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। मैंने बोला इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? So for electric dipole we should have two charges and they should be separated by a finite distance, right? So let me write the definition first. Two equal and opposite charges, two equal and opposite charges separated by a fixed distance, separated by a fixed डिस्टेंस। अच्छा, डेफिनेशन ही आपको बता दे रहा है। आपको दो चार्ज चाहिए, कितने चार्ज चाहिए? दो चार्ज चाहिए। तो चलो मैंने दो चार्जेस ले लिए, दिस इज वन चार्ज, दिस इज अनदर चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। दो चार्ज या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मुझे मालूम है ये दो चार्ज के सेंटर से डिस्टेंस लेना होगा मुझे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये डिस्टेंस मैंने कितना लिया था? स्मॉल। यहाँ पर मुझे क्या करना है, दोनों चार्ज का एक मिड पॉइंट होगा भाई, इस लाइन पे मिड पॉइंट होगा। इस मिड पॉइंट को मैंने बोल दिया O। ये O पॉइंट से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस L लेना है। यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L। इस मिड पॉइंट होना चाहिए ना, इट शुड बी मिड पॉइंट या मिडिल में होना चाहिए। तो अभी ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 2L। इसका मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? डायपोल, ये पोल है। डायपोल क्यों बोला? इसके कॉर्नर पे दो चार्ज है, सो डायपोल, ठीक है। दो चार्ज है, दोनों को एक फिक्स डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया तो डायपोल बन गया। अगर मैं इस डायपोल की स्ट्रेंथ निकालना चाहूं या ताकत निकालना चाहूं तो वो क्या आएगी? उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ ध्यान सुनना, दो चीज होती है। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड समझा दिया आपको ऑलरेडी। एक चीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? प्रॉपर्टी है चार्ज की, राइट। और अगर मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकाल पाऊं तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। फर्क है ना थोड़ा थोड़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रॉपर्टी है चार्ज की, पर अगर उसकी चार्ज की जो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी क्या निकालना चाहूं मैं? स्ट्रेंथ निकालना चाहूं, ताकत निकालना चाहूं, पावर निकालना चाहूं, तो उसकी क्या बोलूंगा मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कितने इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं हम लोग? दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट न्यूटन पर कूलम, यहाँ पे काम आएगा इसलिए बता रहा हूँ। अभी अगर मैं इस इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या निकाला था? स्ट्रेंथ, उसका नाम क्या रख दिया मैंने? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ओके। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट क्या है? द स्ट्रेंथ of electric dipole is known as electric dipole moment। मैंने बोला इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अच्छा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम लोग P बार से दिखाएंगे। P मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, बार का साइन दिया मतलब इट
इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब नॉट ओनली इट हैज मैग्नीट्यूड बट आल्सो इट हैज डायरेक्शन, राइट? नाउ व्हाट डज दिस वर्ड मीन? मोमेंट का मतलब क्या होता है, याद रखेंगे, मोमेंट मीन्स एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या ताकत है भाई इसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो घूमने लग जाएगा, इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो घूमने लग जाएगा। घूमना मतलब टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट दूसरा नाम मोमेंट ऑफ फोर्स, तीसरा नाम टॉर्क, राइट? टॉर्क। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल कितना टॉर्क बनाएगा सबसे पहले वो कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे, राइट? तो इसके लिए सबसे पहले मैं P का फॉर्मूला बता देता हूं। पहले मैं फॉर्मूला, देखो ये तो एक हो गया है डेफिनेशन, अभी फॉर्मूले के बेस पे भी तो कोई डेफिनेशन होगा, तो वो डेफिनेशन बता रहा हूं मैं आप लोग को। देखो डेफिनेशन क्या है, मेरे पास दो चार्ज है ना, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस ले लो। किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मतलब ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। माइनस क्यू मतलब सपोज करो एग्जांपल लिया मैंने चार्ज 2 कूलम, सो दिस इज -2 कूलम, दिस इज +2 कूलम। मुझे किससे लेना देना है? खाली वो नंबर से, दैट इज 2, ठीक है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई, पी आ जाएगा। तो डेफिनेशन में कैसे बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो क्या लिखूं मैं यहां पे? द प्रोडक्ट ऑफ one charge and product of magnitude of one charge, product of magnitude of one charge and product of magnitude of one charge and distance between two charges, distance between two charges is known as electric dipole moment, is known as electric dipole moment। यहाँ पे इस डेफिनेशन के हिसाब से फॉर्मूला क्या बनेगा? मैंने बोला प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, किसका करना है? वन मैग्नीट्यूड, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज। तो एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यों ले लिया, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ये चार्ज और ये चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2l। q into 2l कर दोगे आपको p मिल जाएगा। स्केलर फॉर्म में लिखा है, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा है। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? p बार इज इक्वल टू q to l। यहाँ पे कभी क्या वेक्टर लिखना है, यहाँ पे आपको एक n कैप लिखना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? n कैप, क्योंकि वेक्टर है। n कैप का डायरेक्शन p के डायरेक्शन के अलोंग होगा, ये याद रखना है। n कैप का डायरेक्शन p बार के डायरेक्शन के अलोंग होगा। सर p बार का डायरेक्शन कहां से कहां तक लेना है? आंसर इज p बार का डायरेक्शन हम लोग को लेना है नेगेटिव टू पॉजिटिव। याद रखेंगे, डायरेक्शन ऑफ p बार इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन ऑफ p बार इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा? व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा, अपोजिट मतलब नेचर अलग अलग, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फिक्स्ड डिस्टेंस, दोनों के बीच में कुछ फिक्स्ड डिस्टेंस होगा तब जाके p मिलेगा। अगर ये डिस्टेंस ही नहीं है, डिस्टेंस ही 0 है, 2l अगर 0 हो गया तो p ही नहीं मिल पाएगा। मतलब दो चार्ज के बीच में एक डिस्टेंस होना जरूरी है। ओके, दो चार्ज के बीच में एक डिस्टेंस होना जरूरी है तब जाके p मिलेगा। सर p क्यों चाहिए? p मिल गया तो टॉर्क मिल जाएगा, और p की हेल्प से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लेता हूं। p की हेल्प से क्या निकाल लेता हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। उसका डेरिवेशन भी करना है हम लोग को, वो भी देखेंगे, ठीक है? इसके बाद अभी ये p के फॉर्मूले के बाद हम लोग को सबसे पहले टॉर्क निकालना पड़ेगा। टॉर्क क्या होता है सर? टॉर्क जहां तक मुझे याद आ रहा है, टॉर्क का दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। नाम देखो क्या बोल रहा हूं मैं, नाम से ही समझ जाएंगे हम लोग क्या फाइंड आउट करना है। तो क्या बोला मैंने? ये तो अपना फर्स्ट टॉपिक हो गया आज का, इलेक्ट्रिक डायपोल। सेकंड टॉपिक है टॉर्क। ये सेकंड टॉपिक है अपना टॉर्क। टॉर्क किस पे एक्ट करने वाला है? टॉर्क एक्टिंग ऑन
an electric dipole, torque acting on an electric dipole। अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल पे टॉर्क एक्ट करेगा इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म नॉट मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका हो गया टॉपिक, टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा नाम क्या बोला मैंने टॉर्क का? सोचो सोचो सोचो। अनदर नेम फॉर टॉर्क इज मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट का मीनिंग क्या बताया मैंने? एबिलिटी। मोमेंट इज एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ फोर्स। फोर्स की एबिलिटी क्या है? क्या कर सकता है फोर्स? चीजों को मूव कराएगा, चीजों को मूव कराएगा। और यहां पे सपोज करो इफ यू वांट टू ओपन द डोर, you have to go and touch the door, either you will pull it or push it। या तो उसको धक्का मारोगे या तो खींचोगे ना। तो धक्का मार रहे हो, खींच रहे हो, क्या कर रहे हो? फोर्स अप्लाई कर रहे हो। और जो फोर्स अप्लाई किया, अभी फॉर एग्जांपल ये डोर है, इसको मुझे ओपन करना है, ओपन किया, फोर्स अप्लाई किया ना। फोर्स अप्लाई करने के बाद देखो ये क्या है, जिससे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मोमेंट आर्म। क्या बोला मैंने? मोमेंट आर्म। इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ आप लोग को। फॉर्मूला किसका फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको? टॉर्क का फॉर्मूला बता रहा हूँ। टॉर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो ये फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं अभी यहाँ पे। एक और नाम है भाई इसका, मोमेंट ऑफ फोर्स का। क्या होगा सोचो? One is torque, other name is moment of force, and third name is turning effect. Turning effect. What is turning effect? अरे भाई चीजों को रोटेट कराना है, चीजों को घुमाना है ना, ठीक है। सो घुमाने के लिए अगर एक बॉडी है स्ट्रेट लाइन में मूव कराना है, फोर्स अप्लाई करोगे। एक बॉडी है सर्कल में घुमाना है, सर्कल में घुमाना है, टॉर्क अप्लाई करोगे। स्ट्रेट लाइन में मूव कराना है तो फोर्स, सर्कल में घुमाना है तो टॉर्क। सिंपल। अब मुझे क्या करना है? मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डायपोल लेना है। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस इज योर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी फील्ड है ये? यूनिफॉर्म क्यों? यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? They should be parallel to one another. They should be equidistant from each other, right? सबका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, पैरेलल। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लाइन ऑफ फोर्सेस शुड बी द सेम। ये सब प्रॉपर्टीज है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसको मैं ई बार से दिखा सकता हूँ, ई बार से। इसमें क्या रखना है सर? टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल को किस में रख दोगे? डायपोल को रखना पड़ेगा आपको, डायपोल को रखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें डायपोल को मैंने देखो ऐसे रखा। कैसे रख रहा हूं ध्यान से देखना आप लोग। ये डायपोल है आपका, ध्यान से देखना। यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है। सपोज करो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। लिख लेता हूँ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। प्लस मैंने इसको ऐसे इसीलिए रखा है ताकि कुछ एंगल बना दे भाई, थीटा एंगल। रैंडम एंगल के लिए फाइंड आउट करूंगा। किसके लिए फाइंड आउट करूंगा? रैंडम एंगल के लिए फाइंड आउट करूंगा। तो ये थीटा है, सोच के देखो ये कितना होगा? ये भी थीटा होगा ना करेस्पॉन्डिंग एंगल से। ये थीटा है। अब सोचते हैं, ये चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाता है? They start from the positive and towards negative. Start from the positive and towards negative. मतलब away from the positive towards the negative. तो पॉजिटिव से निकल रहे हैं, नेगेटिव में जा रहे हैं। तो हो सकता है यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज हो, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज हो, राइट? ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा। इसको रिपेल करेगा तो इसको दूर भगाएगा ऐसे। इसने इस पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में,
वो फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, सोचो ना, सोचो सोचो, फोर्स का फॉर्मूला कितना आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा QE, फोर्स QE आ जाएगा। तो ये फोर्स कितना लिखूं, चार्ज प्लस है तो प्लस QE, करेक्ट। यहाँ पे फोर्स कितना लगना चाहिए, सोचो कहां लगना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट, ये इस तरफ जाएगा ना ऐसे, इस पे फोर्स इधर, इस पे फोर्स इधर, फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस QE, Q इंटू ई, Q इंटू ई क्या है, फोर्स। तो इस चार्ज पे इस चार्ज में कितना फोर्स लगा है, प्लस QE, इस पे कितना लगा, माइनस QE। सोचते हैं, देखो ये डाइपोल है, इसका फोर्स इधर लग रहा है, ये लो भाई ये लो, इस पे फोर्स कहां लग रहा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, तो घूमेगा ना ऐसे, घूमेगा ना, घूम रहा है मतलब रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है मतलब क्या निकालना पड़ेगा, टॉर्क निकालना पड़ेगा। दूसरा नाम क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स, एबिलिटी ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट, तीनों मतलब नहीं है, ठीक है। आपको जो नाम अच्छा लगता है वो लिखना, पर तीनों नाम याद रखेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। अब क्या करना पड़ेगा, टॉर्क का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं सर। क्या है टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये दो फोर्स के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, बिटवीन टू फोर्सेस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू फोर्सेस। सबसे पहली बात, टॉर्क को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, लैटरली इन्वर्ट कर दो जे को, अरे जे ऐसा लिखता है ना, ऐसा, इसको इन्वर्ट कर दो तो ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या है आपका, दिस सिंबल इज नोन एज टाउ, TAU, टाउ। इसको हम लोग टॉर्क से रिप्रेजेंट करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, देखो जरा, टॉर्क इज इक्वल टू, फोर्स को F से दिखा दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ऐसे लिख रहा हूं मैं अभी के लिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। फोर्स मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, या तो प्लस QE लिख लो या तो माइनस QE लिख लो, जो मैंने यहाँ पे निकाल लिया। ये मैंने मैग्नीट्यूड निकाला, मुझे मैग्नीट्यूड से लेना है, यहाँ पे लिख लेता हूँ Q इंटू E इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना। ध्यान से देखो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे आएगा, मुझे चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो ये ऐसे है, एक फोर्स ध्यान से देखोगे अगर आप लोग, ऐसे जा रहा है, ये मार्कर नहीं दिखेगा मेरे ख्याल से, एक फोर्स ऐसे, दूसरा फोर्स ऐसे, एक फोर्स उधर एक फोर्स इधर ना, ये दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ध्यान से देखो, इसको थोड़ा एक्सटेंड करो, ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अरे भाई इधर है ना प्लस QE, इधर क्या है माइनस QE, ये फोर्स है, ये फोर्स है, दोनों फोर्स के बीच का क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स है, ये फोर्स है, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना। तो यहाँ पे मेरे को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, कैसे करेंगे देखो जरा, इसको थोड़ा इधर ले लो, इसको थोड़ा इधर ले लो, नेमिंग कर देता हूँ, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये वाला पॉइंट है C। सोच के देखो BC तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ पे BC लिखना पड़ेगा मुझे, राइट। एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, इसको एक्सटेंड कर दिया पीछे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन ये फोर्स और ये फोर्स, करेक्ट। तो इसको मैं रफ कर देता, आई होप ये समझ में आ गया। क्वेश्चन ये है सर अभी BC कैसे निकालूं, तो ध्यान से देखो, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दो चार्ज के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, 2L, क्या बोलते हैं 2L। ये 2L है, ये थीटा है, ये 2L है, ये थीटा है, मुझे तो BC चाहिए। BC थीटा की कौन सी साइड है, अपोजिट साइड है कि एडजेसेंट है, थीटा की एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब बाजू वाली साइड है, तो ये नीचे वाली AC बाजू वाली साइड है, सामने वाली साइड कौन सी है BC, अपोजिट साइड है, साइन थीटा, साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, और अभी ऐसा बोल दो, नाउ फ्रॉम ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम दे दो A, या 90 डिग्री है तो ACB, ACB कौन सा एंगल 90 है, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। अब इसमें साइन थीटा अप्लाई करो, साइन थीटा क्या होगा, ये थीटा है, साइन थीटा इज ऑपोजिट, अपोजिट इज BC, अपोजिट इज BC, 90 का अपोजिट कौन है AB, AB, यहां से BC कितना मिलेगा, AB को इधर लेके आओ, AB
इंटू साइन थीटा। क्या मेरे पास ए बी की वैल्यू है? क्या मेरे पास ए बी की वैल्यू है? यस। ए बी की वैल्यू कितनी है? 2l। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज 2l। यहाँ पे 2l पुट करोगे तो BC कितना आ जाएगा? 2l इंटू साइन थीटा। 2l इंटू साइन थीटा, ठीक है। BC इज इक्वल टू 2l इंटू साइन थीटा। इस BC की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो देखो टाउ कितना बनने लगेगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे लिख दो टाउ इज इक्वल टू, वीडियो दिख रहा है तुम लोग को? लेट मी चेक। वीडियो नहीं दिखा तो चॉप हो जाएगा गंदा वाला। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर, नाइस, वेरी नाइस। तो फिर टाउ इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वेशन 1 में क्या है? Q इंटू E मल्टीप्लाई बाय BC क्या निकाला भाई? 2l साइन थीटा। अब एक जादू देखो, यहाँ पे आपके पास 2l है, यहाँ पे आपके पास Q है। Q इंटू 2l क्या होता है? Q इंटू 2l क्या होता है? P। तो यहाँ पे आप लोग Q इंटू 2l की जगह पे लिखोगे P। E ऑलरेडी है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा मैंने साइन थीटा। P वेक्टर क्वांटिटी, E वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों ग्रुप में कौन सा एंगल ले रहा हूँ? साइन वाला एंगल। तो वैसे यही फॉर्मूला है आपका PE साइन थीटा। फॉर्मूला ये बन गया, PE साइन थीटा फॉर्मूला बन गया ये आपका। अब मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? वेक्टर फॉर्म में क्या लिखना पड़ेगा मुझे? वेक्टर फॉर्म में क्या करूंगा मैं? इसको बार का साइन दे दूंगा, टाउ बार इज इक्वल टू, दोनों के बीच में साइन थीटा मतलब क्रॉस है साइन। डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है, इतना तो थोड़ा पता ही होगा। इनकेस नहीं पता है तो थोड़ा सा याद रखो। अभी डॉट प्रोडक्ट में क्या करता हूँ देखो, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अगर आपके पास ऐसा कुछ लिखा है a बार डॉट b बार, इसको हम लोग लिखते हैं a b cos थीटा। क्या लिखते हैं इसको? क्या a बार और a में कोई फर्क है, कोई डिफरेंस है? आंसर इज यस। a बार आपका वेक्टर क्वांटिटी है और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड a है, दोनों में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। एग्जांपल देता हूं फिर से। सपोज करो a बार की वैल्यू है आपके पास i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। आपके पास a बार है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। आपको निकालना है a का मतलब होता है a बार का मॉड वैल्यू ऑफ a बार मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a बार। मैग्नीट्यूड ऑफ a बार कैसे निकालते हैं? आपको i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करना पड़ेगा, j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करना पड़ेगा, k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा, फिर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। फिर से बोलो i का कोएफिशिएंट कितना है? 1 का स्क्वायर कर लो। j का कोएफिशिएंट कितना है? 2 का स्क्वायर कर लो। k का कोएफिशिएंट कितना है? 3 का स्क्वायर कर लो। सबको ऐड कर लो, सबका स्क्वायर रूट ले लो, आंसर आएगा √14। √14 a है, जबकि a बार कुछ और है, मतलब a बार और a में तो फर्क है, तो p और p बार में भी फर्क होना चाहिए। यहाँ पे जब डॉट का साइन हटा दिया तो कॉस आया, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता a बार क्रॉस b बार तो वापस से a भी लिखो, पर क्रॉस और बार का साइन हटा के साइन थीटा आ जाता है। अब इसका रिवर्स प्रोसेस करो, a और b के जगह पे a और b के जगह पे कौन है? pe। तो a और b के जगह पे pe है, तो a b के जगह पे उसका रिवर्स करोगे तो a क्रॉस b आ गया, तो pe का रिवर्स करोगे तो p क्रॉस ही आएगा ना, p बार क्रॉस p बार। ये वेक्टर फॉर्म में लिख लिया आप लोग। क्या हम लोग इस इक्वेशन को e बार क्रॉस p बार लिख सकते हैं? आंसर इज नो। क्यों सर? क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन डू नॉट फॉलो, इट डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ बोला मैंने? कॉम्यूटेटिव लॉ। ये चीज नहीं फॉलो करेगी। कौन सा लॉ? कम्यूटेटिव लॉ। सर कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है?
We know that 2 into 3 is 6. Can I say 3 into 2 is also 6? Even if we change the position of number, there is no change in the answer. This is scalar multiplication. In vector multiplication it does not happen. आंसर नेगेटिव आ जाता है, आंसर नेगेटिव आ जाता है. इसलिए P क्रॉस E और E क्रॉस P सेम नहीं है. E क्रॉस P नहीं लिखने का. P और E का अगर मैं क्रॉस लूं, P और E का क्रॉस लूं तो टॉर्क मिल जाएगा. P और E का क्रॉस लूं तो टॉर्क मिल जाएगा. करके दिखाऊं? करके दिखाऊं? अगर P और E का, देखो आपको मालूम है P का डायरेक्शन क्या होता है? P का डायरेक्शन क्या होता है? P का डायरेक्शन क्या होता है? P का डायरेक्शन देखो ना, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव. ये बॉडी कैसे घूमेगी वो बताएगा मुझे. ये बॉडी देखो, नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा, तो ये अंदर की तरफ ऐसा घूमेगा, ऐसा ऐसा. अरे भाई ये है ना, देखो ना भाई, ये है ना. हमेशा मेरे को क्या करना है, देखो ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा ना. ये ऐसा है ना, ऐसा देख रहे हो, ऐसा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है ना, ऐसा. तो रोटेट इस डायरेक्शन में करेगा. मतलब ये जो चीज है ना, ये एक्सिस बताता है आपको. क्या बताता है? एक्सिस. देखो ना ध्यान से, ये P है ना पहले, P फिर A, तो जो अंदर जा रहा है, अंदर क्या एक्सिस, देखो ये एक्सिस पे ये ऐसे ऐसे घूमेगा. तो ये जो दिखा रहा है ना फिंगर, ये एक्सिस बता रहा है. कौन सी एक्सिस पे ये चीज घूमने वाली है. समझा? तभी जाके आता है, नहीं तो नहीं आएगा. सोचो ना, ये इसी एक्सिस पे तो घूम रहा है, जो ऐसी वाली एक्सिस है ना, उस एक्सिस पे घूम रहा है. तो ये मैंने बता दिया आपको. टॉर्क एग्जाम में आ सकता है, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो. यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये जो बताया है, देखो फिर से दिखा देता हूँ. ये सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज है जो थोड़ा वेक्टर्स में हम लोग ने सीखा हुआ है. इनकेस नहीं आता है आप लोग को तो उसके लिए लिखा है ये. ठीक है, तो अभी आप लोग इसको जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लेंगे. इसके बाद हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. एकदम सिंपल टॉपिक, एकदम सिंपल. ठीक है, इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं. डन. रब करूं, आगे बढ़े. चलो आगे बढ़ते हैं. लास्ट 2 टॉपिक और हमारा चैप्टर होता है खत्म. आज कुछ भी करके चैप्टर खत्म करना है, कितना भी लेट हो जाए, पर पढ़ के रहेंगे हम लोग ये चैप्टर. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, टॉपिक का नाम बताता हूँ जल्दी जल्दी. जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत मजा आएगा तुम लोग को, तुमको तो समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेगा. टॉपिक का नाम क्या है? अभी देखो, 2 चीज होती है इलेक्ट्रिक डायपोल के पास. ये इलेक्ट्रिक डायपोल है. एक लाइन अगर मैं इसकी एक्सिस से पास कर दूं ऐसे, देखो ना, इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन. क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन. एक्सियल लाइन इज अ लाइन पासिंग थ्रू द चार्जेस ओनली, या पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ. यही तो एक्सिस होगी ना किसकी? यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज है, एक लाइन पास करा दो तो एक्सिस ऑफ डायपोल. पर अगर ये लाइन आप ऐसे परपेंडिकुलर रख दोगे, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द डायपोल. ये जो लाइन है, इस लाइन को इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं. कौन सी लाइन? इक्वेटोरियल लाइन. अरे यार, इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन परपेंडिकुलर होता है. अज्यूम करो ये अर्थ है, अर्थ का ये क्या है? एक्सिस है ना, एक्सिस से ये क्या है? इक्वेटर. पर इस बार डायपोल के लिए ये एक्सिस है और ये इक्वेटर है. कॉन्सेप्ट नहीं बदलते, कॉन्सेप्ट तो वही रहेंगे हमेशा. ठीक है, नेचर के रूल्स तो नहीं बदलते हम लोग. ठीक है, बस पोजीशन चेंज कर देते हैं. ओके, पर दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है. सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं एक डायपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ट्राई करता हूं. डायपोल के एक्सिस पे कहीं भी रैंडम पॉइंट पी ले लूंगा. इस पॉइंट पी पे ट्राई करूंगा कि ये डायपोल ने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, डायपोल ने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, वो चेक करना है मुझे. ठीक है, देखते हैं, ट्राई करते हैं. देखो ध्यान से. तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई बार
along the axis of a dipole, of an electric dipole, सो सबसे पहले मुझे इलेक्ट्रिक डायपोल चाहिए। लो भाई एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना लेते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, कुछ भी ले सकते हैं। सपोज करो मैंने इसको लिया नेगेटिव चार्ज, इसको लिया पॉजिटिव चार्ज। मुझे मालूम है दोनों के सेंटर को ज्वाइन करना पड़ेगा। दोनों का सेंटर ये अज्यूम करके इसको O बोल दिया। सर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां फाइंड आउट करना है? तो एक काम करते हैं, इस लाइन को आगे एक्सटेंड करते हैं। लो भाई इसको भी एक्सटेंड कर लिया। यहां पे कहीं पे है वो पॉइंट P, ये पॉइंट P पे ये दोनों ये डायपोल ने मिलके कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया वो फाइंड आउट करना है। सोच के देखो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। क्यों सर? पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड फील्ड बनाएगा, ये इस पे रेडियली इनवर्ड फील्ड बनाएगा। अच्छा आप लोग के दिमाग में एक चीज आई क्या? सर पॉजिटिव चार्ज ने थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, नेगेटिव चार्ज ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, आंसर तो जीरो आना चाहिए। तो डेरिवेशन का तो मीनिंग ही नहीं है। नहीं, जीरो नहीं बनेगा, उसके पीछे एक रीजन है, समझो। ये एक काम करता हूं मैं, सबसे पहले जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है पॉइंट पी पे, उसके और सेंटर ऑफ डायपोल के बीच में कोई डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं। तो मैंने अज्यूम कर लिया, चलो ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, इसको मैंने स्मॉल आर बोल दिया। क्या बोल दिया? स्मॉल आर। एक और चीज देखो, ये दो डायपोल के बीच में कितना, ये दो डायपोल के बीच में कितना लेंथ होता है? 2l। तो ये लेंथ कितना हो गया सर जी? ये सेंटर से यहां तक कितना हो गया? l। और ये सेंटर से ये डिस्टेंस कितना हो गया? l। ये l, ये l, ये 2l, और ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? देखो ये हो गया r। कुछ समझ में आया आप लोगों को? फिर से बोलता हूं, दो डायपोल के बीच में लेंथ 2l, अगर टोटल 2l है तो हाफ कितना हो जाएगा? l, और ये हो गया l। इस डायपोल के सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है? r। ये पॉइंट मैंने बता दिया। अब ध्यान से सुनो, पहले मैं निकाल लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P। फिर से बोलता हूं, मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है पहले वो लिख लूंगा। उसके बाद नेगेटिव चार्ज कितना पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो लिख लूंगा। लास्ट में दोनों को ऐड कर दूंगा, लास्ट में दोनों को ऐड कर दूंगा, मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ट्राई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P। क्या बोला मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P किसकी वजह से बन रहा है पॉइंट P पे? ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला क्या था सर? याद करो, E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और अगर फोर्स की वैल्यू में पुट कर दूं कूलम्ब्स लॉ से, क्या मैं कह सकता हूं E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखूं यहाँ पे? क्या लिखूं? बोलो, कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। याद आ रहा है? Where capital Q is the source charge, the charge which is making the electric field। तो ये फॉर्मूला मुझे आना चाहिए, तो मेरा आंसर जल्दी जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इस चार्ज ने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया वो मुझे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज बना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या लिखूं मैं? सेम फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज यहाँ पे कौन सा लिया है मैंने? कौन सा चार्ज आपको लिख के बताया? यहाँ पे देख लो ध्यान से, कौन सा चार्ज है? कौन सा चार्ज है भाई? पॉजिटिव चार्ज है ना। यहाँ पे लिख लो प्लस Q डिवाइड बाय, मैंने लिखा प्लस Q डिवाइड बाय R। R क्या था? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मैं बोल रहा हूँ अगर कि ये चार्ज इस पॉइंट पे कोई क्या बना रहा है, मैंने नेमिंग कर दी यहाँ पे, ये A है, ये B। ठीक है, A है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? PB। ये डिस्टेंस कितना है? PB। और यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं? PB स्क्वायर। क्या हम लोग इस PB की वैल्यू निकाल सकते हैं? आंसर इज यस। कैसे सर? ये टोटल वैल्यू कितना है? R। ये वैल्यू R है, ये कितना है? L।
इस वैल्यू में से इस वैल्यू को निकाल दूंगा तो ये आ जाएगा। फिर से ये कितना है r, ये कितना है l, r में से l को गायब कर दो, मतलब मैंने बोला ये जो डिस्टेंस आएगा वो होगा r माइनस एल। कितना आएगा r माइनस एल। तो ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस q डिवाइड बाय pd की वैल्यू कितनी आई r माइनस एल। यहाँ पे लिखूंगा मैं r माइनस एल द होल स्क्वायर। पॉइंट नंबर 1 तो मैंने आपको निकाल के बता दिया कि पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। Now let's try to calculate the value of electric field due to negative charge at point P। मतलब नेगेटिव चार्ज पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, तो देख लेते हैं, लिखते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज at point P। इस बार कौन सा चार्ज पे से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है भाई, कौन सा चार्ज है ये, नेगेटिव चार्ज ना। फॉर्मूले में कोई बदलाव आएगा, थोड़े से बदलाव आएंगे, देखते क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कौन सा चार्ज है नेगेटिव, डिवाइड बाय नेगेटिव चार्ज से पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना होगा, सोच लो। ये है r, ये है l, r प्लस l हो जाएगा क्या, यहाँ पे लिख दूं मैं, इस फॉर्मूले को रब कर दूं मैं, ये समझ में आ गया होगा आपको, ताकि मैं इसकी वैल्यू लिख सकूं। ये जो वैल्यू है यहां से लेके यहां तक, ये वैल्यू कितनी आई r प्लस l। देखो ना r ये है, ये l है, तो r प्लस l आया ना। तो यहाँ पे पहले मैं बता देता हूं, ये पॉइंट है AP या PA द होल स्क्वायर, क्योंकि r स्क्वायर करना पड़ता है। यहाँ पे लिखूंगा मैं इसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q अपॉन, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है r प्लस l द होल स्क्वायर। पॉइंट नंबर 2 सोच के देखते हैं। इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया +10, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया -7, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया +10, इसने बनाया -7, टोटल कितना आया 3 + 3। कैसे किया, ऐड कर दिया। सिमिलरली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल अलोंग द एक्सिस निकालने के लिए दोनों का सम कर दो, मतलब लिख दो यहां पे मैंने बोला टोटल फील्ड एट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल विल बी क्या होगा भाई, आपको E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, E ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऐड करना पड़ेगा, तो आपको आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के अलोंग, एक्सिस पे थोड़ा इसने बनाया थोड़ा इसने बनाया, ऐड कर दो मिल जाएगा एक्सिस के अलोंग। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू यहां पे लिखिए सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस q अपॉन r माइनस एल द होल स्क्वायर। ये प्लस का साइन लिखो, इसके बाद E नेगेटिव की वैल्यू लिखो, E नेगेटिव की वैल्यू ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q डिवाइड बाय r प्लस l द होल स्क्वायर। क्या कर रहे हैं इसके बाद, देखो कुछ कॉमन आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q और q माइनस छोड़ दो, q और q कॉमन आ रहा है, तो मैं ऐसा लिख दूं क्या, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन आ गया। यहां से q और 1 q एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चले गया, यहां पे क्या बचा है 1 अपॉन r माइनस l द होल स्क्वायर, l है r माइनस l द होल स्क्वायर। यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव विल बिकम नेगेटिव and this will be equal to, देखो यहां से q और 4 पे एप्सिलॉन चले गए, बचा है 1 अपॉन r प्लस l द होल स्क्वायर, राइट। क्या करना पड़ेगा सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आने वाला है। ये वाले टर्म को इधर, ये वाले टर्म को इधर, और फिर नीचे वाले टर्म को मल्टीप्लाई, मतलब अभी ऐसा लिखना पड़ेगा मुझे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे लिखना पड़ेगा मुझे r प्लस l द होल स्क्वायर माइनस r माइनस l द होल स्क्वायर, और अपॉन में दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब r प्लस l द होल स्क्वायर इनटू r माइनस l द होल स्क्वायर, करेक्ट। इतना लिखा मैंने। इसके बाद
एक फॉर्मूला बताता हूं, अभी याद रखोगे आप लोग। क्या सर? a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। याद रखना पड़ेगा इसको। फिर से बोलता हूं a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab इज इक्वल टू 4ab। तो इसके प्लेस के ऊपर क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? ध्यान से देखो, ये बाहर जो है q, उसको हाथ मत लगाओ, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे क्या आएगा अभी? 4ab, a है r, b है l, तो आएगा 4r इंटू l। ओके, अभी नीचे वाले टर्म के साथ क्या करोगे? ज्यादा सोचने का नहीं, सोचो। ये स्क्वायर नहीं होता तो क्या लिखते हैं? a प्लस बी माइनस बी क्या होता है? a प्लस बी माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पर दोनों का स्क्वायर है तो एक बार इसको स्क्वायर दे दो, खत्म। फिर से बोलूं क्या? यहाँ पे स्क्वायर है, हाँ स्क्वायर है, तो मैंने बोला a प्लस बी माइनस बी क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पर स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो एक बार स्क्वायर लिख दिया बस। कोई प्रॉब्लम? समझा? आई होप समझ गया। इनकेस नहीं समझा तो वापस से देखना ये पार्ट आप लोग। अब क्या करना पड़ेगा? यही अपना फाइनल आंसर है क्या? आंसर इज नो। यहाँ पे एक कंसिडरेशन पार्ट है, अजम्पशन है। अजम्पशन क्या है? सोचते हैं, बिना सोचे नहीं आएगा। ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा पॉइंट पी इंफिनिटी पे है, पॉइंट पी इंफिनिटी पे है। अगर पॉइंट पी इंफिनिटी पे चले जाए तो ये r कितना हो जाएगा? इंफिनिटी। r कितना हो जाएगा? इंफिनिटी। अगर ये r इंफिनिटी है, अब l की बात करते हैं। r इंफिनिटी है, l की बात करते हैं। r इंफिनिटी है, l की बात करते हैं। ये l क्या है? l क्या है? सेंटर एंड एक चार्ज के बीच का डिस्टेंस। चलो इसका डबल करता हूं, 2l। 2l क्या है? दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस। दो चार्ज कहां पे होते हैं? एटम में। एटम तो कितना छोटा है, दिखाई देता है क्या? ये इंफिनिटी है। इंफिनिटी कितना दूर है? अभी के लिए बोलो इंफिनिटी मतलब सन, इतना ज्यादा डिस्टेंस है, ये इतना ज्यादा डिस्टेंस है। पर दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस मतलब 2l कितना होगा? सोच के देखो। वैसे वो रेडियस ऑफ एटम होता है 10⁻⁻10। 10⁻⁻10 10⁻⁻10 का स्क्वायर करूंगा 10⁻20। 10⁻20 का मतलब क्या होता है? 0.19 टाइम्स 0.1। ऑलमोस्ट जीरो ही है, ऑलमोस्ट जीरो ही है। तो इंफिनिटी में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इंफिनिटी आएगा। अरे इंफिनिटी में से 1 को भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इंफिनिटी आता है। यहाँ पे तो फिर भी 0.000 है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? इफ r is much greater than l, therefore r square should be much more greater than l square। वो तो स्क्वायर करने के बाद और छोटा हो जाएगा भाई। अगर l स्क्वायर छोटा है then l square can be neglected। l स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दो, ऑलमोस्ट जीरो है ना, भूल जाओ। तो क्या बचा? r स्क्वायर बचा और उसका पावर कितना बचा है? 2। सोच के देखो, r स्क्वायर है, उसका पावर 2, 2 2 जा 4 ना, तो r रेज़ टू 4 बचेगा नीचे ये अजम्पशन के बाद। तो फाइनली आंसर आएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर बचा है 4rl। कितना बचा है? 4rl। क्या मैं 4rl को ऐसा लिखूं क्या? 2r इंटू 2l। क्या किया? 4 को स्प्लिट किया, 2 इंटू 2। r और l तो वैसा ही है। नीचे मैंने बोला कि अभी आपके पास क्या बचेगा? r स्क्वायर का स्क्वायर है, r स्क्वायर का स्क्वायर है मतलब क्या है? r रेज़ टू 4, r रेज़ टू 4। फिर से एक जादू देखते हैं। क्या भाई? ये 12 है और ये q है। अभी तो हमने देखा था q इंटू 12 कितना होता है? q इंटू 12 कितना होता है? q इंटू 12 होता है आपका p। कितना होता है? p। ऊपर एक बचा है 2 और इस r को उड़ा दो आप इससे, तो यहाँ बचेगा r क्यूब। तो ऊपर 2p, नीचे बचा r क्यूब और यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब इस फॉर्मूले को लिखने का तरीका देखो, कैसे लिखूंगा मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड along the axis of a dipole is equal to, इसको लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। क्या लिखा मैंने? 2p अपॉन r क्यूब। p क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? अगर आपके पास दो चार्ज है, दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है? 2l, तब p मिलेगा और p मिल गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सिस पे कोई भी पॉइंट के लिए r क्या डिस्टेंस है ना,
डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, तो कोई भी डिस्टेंस के लिए आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस निकाल सकते हो। तो टॉपिक किसके ऊपर बेस्ड था भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने बोला आप लोग को पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, E q इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस q अपॉन pb स्क्वायर। कहाँ है सर pb? ये है p, ये है b, pb स्क्वायर r माइनस l द होल स्क्वायर, r माइनस l द होल स्क्वायर। इसके बाद मैंने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट p। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ये नेगेटिव चार्ज पॉइंट p पे कितना बनाने वाला है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q अपॉन r प्लस l द होल स्क्वायर। दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया, तो q अपॉन 4 पाई चलेगा, तो 1 अपॉन r माइनस l द होल स्क्वायर, 1 अपॉन r माइनस l द होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचने वाला है? नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव 1 अपॉन r प्लस l द होल स्क्वायर, 1 अपॉन r प्लस l द होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ रूल्स मालूम होने चाहिए हम लोग को, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। क्या है ये? a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो ऊपर वो रूल अप्लाई करके 4rl लिख लिया। नीचे a प्लस बी a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख दिया, पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। ये कंडीशन है। r अगर बहुत बड़ा है इससे तो r स्क्वायर तो और ज्यादा बड़ा होगा, तो l स्क्वायर मतलब बहुत छोटा है तो उसको नेग्लेक्ट कर लो। तो यहाँ पे आप लोगों को l स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब r स्क्वायर द स्क्वायर, राइट? r स्क्वायर रेज टू 2 इज इक्वल टू r रेज टू 4। ये r से r रेज टू 4 कैंसिल होकर r रेज टू 3 बचेगा। आपने 4rl को स्प्लिट कर लिया, 2r इंटू 2l को q के साथ लिख के आपने p बना दिया, बचा 2 कॉपी कर लिया, इसको इस फॉर्म में लिख लिया, आपका आंसर आ गया। एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए ये आपको आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग ने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ डायपोल। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल, ठीक है? और उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कंप्लीट कर लेंगे। आई होप इतना आपको समझ में आया है। नेक्स्ट टाइम हम लोग वो टॉपिक कवर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, गुड नाइट, बाय।